अब देखो, आपने जैसा चैप्टर फर्स्ट किया था ना इश्यू ऑफ शेयर, वैसा का वैसा सेम टू सेम चैप्टर है आपके। 70% पोर्शन आपके शेयर वाले चैप्टर में से आएगा, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज होगा, शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारा वैसे वापस स्टार्टिंग से समझाऊंगा, तो गायत्री टेंशन ना लें आप कि सर सेम वही है। वापस अब मैं मान के चल रहा हूं कि शेयर वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो हम बात करते हैं डिबेंचर्स होते क्या है। डिबेंचर्स और हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन इसको, ऋण पत्र। कोई भी बड़ी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी कहां जाती है, सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है कंपनी के पास में, पब्लिक। शेयर्स नहीं, अभी मैंने कहा पब्लिक के पास जाएगी, ठीक है। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी जाती है पब्लिक के पास में, और पब्लिक से जाके क्या बोलती है कि आप हमें पैसा दो, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, और हर साल हम आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, ठीक है। इस कंडीशन पर कंपनी ने जो पैसा लिया था, क्या बोला था कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको इसके बदले में क्या देंगे, शेयर देंगे, प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट हुआ उसका एक पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। हिंदी में इसे हम कहते हैं लाभांश, ठीक है। ये बात हो रही है शेयर्स के केस। जब कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा लेती है, किनसे, पब्लिक से, तो इसके बदले में कंपनी प्रॉफिट के रूप में क्या देती है, उनको डिविडेंड देती है। लेकिन क्या कंपनी ऐसा भी बोल सकती है, अच्छा जैसे पब्लिक ने बोल दिया कि क्या पता आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भाई आपने तो इसी कंडीशन पे लिया है ना कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप हमें कुछ दोगे। सपोज कीजिए हम इन्वेस्टर हैं, तो हम कंपनी को क्या कहेंगे कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी सीधा क्या बोलेगी मालूम है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पैसा डूब गया आपका, ऐसा में। तो मैंने कहा भाई ये तो थोड़ा रिस्की मामला लग रहा है, ठीक है। और अब हम कंपनी है, तो मैंने भी ये चीज सोची, मैंने कहा कि हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अगर अच्छी है ना, लोग हमारे कंपनी को जानते हैं, हमें जानते हैं, तब तो वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। उनको पता भी अच्छी कंपनी है, काम अच्छा कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो हमें भी देगी। लेकिन हमारी कंपनी का नाम ही नहीं है, कोई हमें जानता ही नहीं है, हमारी कंपनी का नाम है लल्लू एंड कंपनी, ठीक है। अब मैं गया, मैंने कहा साहब पैसा दो, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे। तो लोग क्या कहेंगे पता है, कहेंगे पहले प्रॉफिट हो तो सही आपको, तो क्या गारंटी आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मैंने कहा साहब विश्वास रखो मेरे पे, तो लोग क्या कहेंगे, विश्वास पे हम नहीं चलते, ठीक है, आप गारंटी दो कि प्रॉफिट कमाओगे। मैंने कहा देखो गारंटी तो नहीं दे सकता, ठीक है। मैंने कहा भाई पैसा तो नहीं आया, तो अब मेरे पास दूसरा एक सोर्स भी था। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं वापस पब्लिक के पास से जाता हूं और पब्लिक को जाके बोलता हूं एक काम करो, ये प्रॉफिट वाली रामायण हटा देते चलो, आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, और जितना भी आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर हम एक फिक्स रेट से आपको ब्याज देंगे। क्या देंगे, ब्याज। अब लोगों को लगेगा आप ठीक है, ब्याज तो मिल रहा है कम से कम, और मैंने ये भी बोला चाहे हमें प्रॉफिट हो या नहीं हो, ब्याज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सपोज कीजिए मैंने बोल दिया उनको कि आपको 10% पर एनम वार्षिक हम क्या देंगे, ब्याज देंगे, सपोज। अब बताओ क्या होगा, क्या पब्लिक का पैसा देगी आपको, यस, उन्हें तो ब्याज मिल रहा, कहां प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा पॉइंट। जहां शेयर्स होते हैं ना वहां पर डिविडेंड मिलता है, और जब डिबेंचर्स आ जाते हैं तो उन्हें इसके बदले में हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन पर लोगों से पैसा लूं कि आपको हर साल एक फिक्स रेट से हम ब्याज देंगे, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिबेंचर। चीज वही है, डिबेंचर भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें ये लिखा होता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने, इस व्यक्ति ने हमें हमारी कंपनी में इतना पैसा लगाया, जिसके बदले में हम उसे हर साल 10% की रेट से इंटरेस्ट देंगे, चाहे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क कम हो गई, उसे हम तो ब्याज दे ही रहे। अरे समझ में, सेम प्रोसीजर जो शेयर इश्यू करने में होता है, सेम टू सेम प्रोसीजर डिबेंचर इश्यू करने में भी होता है, ठीक है। कंपनी सबसे पहले पब्लिक को कहती है कि अगर आपको हमारी कंपनी में बाय वे ऑफ शेयर्स के थ्रू अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको हमें देनी पड़ेगी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में हम आपको करेंगे डिबेंचर्स का अलॉटमेंट, आवंटन। पॉइंट क्लियर है। सेम जैसा शेयर होता है, शेयर की एक प्राइस होती है, पता है, 100 रुपए का शेयर, 150 रुपए का शेयर, 200 रुपए का शेयर, वैसे ही डिबेंचर की भी एक प्राइस होती है। हम मान लेते हैं कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया वो एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का था, ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो अब 100 रुपए का जो डिबेंचर है हम लोगों में इशू करेंगे, और लोगों को ये कहेंगे कि इस 100 रुपए में से आप कुछ हिस्सा तो हमें एप्लीकेशन के साथ दे देना,
जिस आदमी को हमारी कंपनी के डिबेंचर चाहिए वो हमें एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन के साथ में कुछ अमाउंट दे दो, सपोज करो 20 रुपए, ये हमने मांग ली एप्लीकेशन पर। मैंने कहा 80 बच गए। फिर मैंने उन्हें कहा कि हम सबकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, जिसकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होगी और जहां हमें लगेगा कि हमें आपको डिबेंचर्स दे देने चाहिए तो हम उसको डिबेंचर्स का अलॉटमेंट कर देंगे, और जब हम अलॉटमेंट करेंगे उस टाइम आप हमें 40 रुपए और दे देना। तो ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, कंपनी की पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, कंपनी जितने पैसे मांगे उतने मांग सकती है। फिर अभी तक देखो कंपनी ने सिर्फ 60 रुपए लिए, अभी कंपनी को इतने रुपए की जरूरत है एक शेयर के ऊपर, एक डिबेंचर के ऊपर। कंपनी ने कहा बाकी फ्यूचर में जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम आपसे पैसे लेते रहेंगे। फ्यूचर में कंपनी को जरूरत पड़ गई तो कंपनी वापस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स के पास जाएगी। अब मैं क्या बोलूंगा वर्ड, डिबेंचर होल्डर, जिसने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, उनके पास जाएगी और कंपनी उनसे पैसे मांगेगी, यानी कि कॉल करेगी। पहली बार हम कॉल करेंगे तो उसका मैं नाम रख दूंगा फर्स्ट कॉल। मैंने कहा कंपनी को 20 रुपए की और जरूरत पड़ गई, 20 रुपए मांग लेगी पर डिबेंचर से, ठीक है। अभी भी देखो कितने बचते हुए। मैंने कहा कंपनी ने फाइनली दूसरी कॉल और कर दी फ्यूचर में, जिसे हम नाम दे देंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और इस तरीके से कंपनी ने पूरे 100 रुपए डिबेंचर्स के ऊपर टुकड़ों में मांग ली, जैसे शेयर्स में मांगते थे, ठीक है। अगर शेयर वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाना तो इसको वापस पढ़ लेना, वो भी चैप्टर कवर हो जाएगा, क्लियर। अब हमें इन चीजों की जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी हमारे पास में, पहले एक बार यहां तक उतार लो, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो बस। मैडम फोटो वाला तो नाम ही मत लो आप। अब देखो तो सेम प्रोसीजर है शेयर्स वाला। शेयर्स वाले चैप्टर की कुछ थ्योरी जो पेंडिंग है उसकी क्लास में 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं इसके ऊपर। अब देखो हमने कहा सर इनकी जनरल एंट्रीज हम क्या करेंगे, तो जनरल एंट्रीज जैसे वहां होती थी वो की वो जनरल एंट्री है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, शेयर को हटा दो डिबेंचर्स ले आओ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और चेंजेस भी है। फर्स्ट एंट्री हमने लोगों से सबसे पहले बोला आप हमें एप्लीकेशन दो और एप्लीकेशन के साथ हमें पैसा भी दो। कंपनीज को जो भी पैसा मिलता हो सब बैंक के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग आपको जब पैसा देंगे, अच्छा हम कौन है जब भी अकाउंटिंग करेंगे, हम कंपनी है, मुझे पैसा लेना है लोगों से, ठीक है, देने की तो अपने कभी सोचनी नहीं, लेना है। तो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की। और कंपनीज के केस में जितनी भी एंट्रीज होती है हर एक चीज की 2-2 एंट्रीज करनी पड़ती है अपने। कितनी एंट्रीज, 2। पहले मैं बात करूं एप्लीकेशन की 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखना है डिबेंचर, किस चीज का पैसा मिला, डिबेंचर एप्लीकेशन का। फर्स्ट एंट्री है इसलिए मैं पूरा लिखूंगा, आगे से मैं शॉर्ट में चलूंगा, आपको शॉर्ट में नहीं चलना, नंबर शॉर्ट में आ जाएंगे। दूसरी एंट्री अब क्या होगी, इस एप्लीकेशन को अपने को ट्रांसफर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर जब भी कंपनी इश्यू करती है ना वो वास्तव में कंपनी के मालिकों को रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि देखो हमने यही तो कंडीशन पे पैसा लिया था शेयर्स के केस में कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे। तो ये फीलिंग कहां आती है, मालिक के केस में आती है। मालिक बेचारा क्या करता है, अगर पैसा बच जाए तो घर ले जाएगा, नहीं बचेगा तो बैठा रहेगा चुपचाप, ठीक है। लेकिन डिबेंचर जो होते हैं ना वो कंपनी के मालिक नहीं होते। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कहते हैं हमें मतलब नहीं है आपके प्रॉफिट या लॉस से, हमें तो हमारा ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वास्तव में ये एज अ लोन गिवर होते हैं, लोन देने वाले। डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लोन माना जाता है। जैसे हमने लोगों से लोन के ऊपर पैसा लिया होता है उस पर ब्याज देते हैं, वैसे डिबेंचर से हमने पैसा लिया उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में कभी भी कैपिटल नहीं बनेगी, याद रखना। कैपिटल सिर्फ मालिकों के लिए बनती है, ये मालिक नहीं है इसलिए कैपिटल यहाँ पर नहीं आएगी। तो मुझे इस डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है तो मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी, एंट्री फिक्स है, इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 में मैं लिखूंगा परसेंटेज डिबेंचर, ये होता है इनका नाम। नहीं, अच्छा वो एप्लीकेशन नहीं लिखा क्या मैंने, क्यों नहीं आएगा, आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहां ट्रांसफर कर देना, परसेंटेज डिबेंचर्स में, यानी जहां जहां वहां शेयर कैपिटल आता था वहां वहां यहाँ क्या आएगा, परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है। इसके आगे उसका नाम होता है हमेशा। जब भी हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं ना तो वो हमेशा बोलेगा 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, तो वो उसका नाम यहाँ लिख देना, ठीक है। हो गई ये तो एप्लीकेशन की। फिर मैंने कहा दूसरी अब एंट्री करनी है अलॉटमेंट की।
कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन जब लेती है तो एप्लीकेशन का पहले पैसा ले लेती है, उसके बाद अपन इसको ट्रांसफर करते हैं। अब आगे से क्या होगा, हर बार हम पहले पैसे मांगेंगे, ड्यू करेंगे, फिर हमें उसका पैसा रिसीव होगा। ठीक है, अब मैं उनको डिबेंचर होल्डर्स को बोलूंगा कि मैं आपको अलॉटमेंट कर रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा दो, यानी मैं पहले मांगूंगा, मांगने को बोलते हैं ड्यू करना। जब भी कोई चीज मांगी जाए हमेशा डेबिट करो। क्या चीज मांग रहे हो, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को डेबिट करो। थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखूंगा, परसेंटेज डिबेंचर। ये हमने ड्यू किया, पैसा मांगा। फिर जब आपको अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, मैंने कहा ना हर एक चीज की 2-2 एंट्री होगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, फोर्थ एंट्री ऑन रिसीव, पैसा मिलने पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता है हमेशा जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो उसके सोर्स को बताता है। पैसा आया, कहां से आया, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आया, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा था। बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आया, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा था। ठीक है, ये तो हो गई अलॉटमेंट की। फिर मैंने कहा अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री करें तो अगेन सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, पहले पैसे मांगेंगे और फिर अपने को पैसे रिसीव होंगे। जब अलॉटमेंट मांगा मैंने तो मैंने क्या एंट्री करी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या मांग रहा हूं, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा हूं, तो एंट्री करूंगा डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, फिर जब हमें पैसे मिलेंगे फर्स्ट कॉल के तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सोर्स क्या है पैसा आने का, फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा सेकंड कॉल भी अगर हम मांग रहे हैं तो ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। वैसे कॉल और भी हो सकती है, थर्ड कॉल हो सकती है, फोर्थ कॉल हो सकती है, एंट्री सेम ही होगी, इसलिए हम ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी अगेन पहले तो ड्यू करेंगे, फिर अपने को रिसीव होंगे। 7th एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, 7th एंट्री डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ गए, यहां तक एंट्रीज करो, फिर आगे बढ़ते अपन। अब देखो ये तो इसकी बेसिक एंट्रीज हो गई। अब एक वर्ड यहां पर और है, ये तो हमने इश्यू करने की अभी एंट्रीज पढ़ी है। एक वर्ड क्या है, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है मालूम है, जब कंपनी शेयर्स के थ्रू अगर पैसा लेती है ना, तो शेयर्स के केस में कंपनी कभी भी ये बताती नहीं आपको पैसा लौटाया कब जाएगा। समझ गए, आप उसके शेयर मार्केट में सेल कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी आपको ये नहीं बताती कि हम कब आपका पैसा लौटाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के ओनर का पैसा होता है और जब तक कंपनी चलेगी तब तक ओनर उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रख सकता है, और जब कंपनी बंद की जाएगी उस टाइम उनको पेमेंट दे देंगे। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, इनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम के लिए ये इश्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक तो कंपनी उसका पैसा रखेगी और 5 साल के बाद कंपनी उनका पैसा उनको रिटर्न कर देगी, लौटा देगी। ठीक है, तो जब कंपनी उनका पैसा रिटर्न करती है, लौटाती है, इसी चीज को अपन बोलते हैं रिडम्पशन करना। हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, या इन शॉर्ट कहूं तो रीपेमेंट कर दिया। समझ गए ये पॉइंट। हमें अगर क्वेश्चन कभी भी ये बोलता है 5 ईयर्स में रिडम्पशन होगा, 7 ईयर्स में रिडम्पशन होगा, तो हमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी जब तक क्वेश्चन खुद नहीं गए। हमें सिर्फ एंट्रीज किसकी करनी होती है, इश्यू करने पर क्या एंट्रीज होगी, यानी ये जो है ना इसकी अपने को एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 में।
तो ये जो थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये सारी चीज मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, और इन डेप्थ में जाके समझेंगे। फिलहाल जहाँ रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक दो क्लासेस होने वाली है हमारी इसकी थ्योरी के ऊपर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए अब आप, पृष्ठ संख्या 143, 143 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। जी लिमिटेड इशूड 75 lakh 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो जी लिमिटेड ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 75 लाख डिबेंचर्स हैं। अब देखो डिबेंचर का नाम क्या है वो भी लिखा हुआ है इसने, 6% डिबेंचर। तो 6% किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इनके ऊपर मुझे क्या देना है? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है। अच्छा ये जो 75 लाख है 75 लाख, ये रुपीज है कि ये डिबेंचर्स हैं? रुपीज कहाँ लिखा है इसमें? डिबेंचर्स हैं ये। जैसे 10,000 इशू करते हैं शेयर, वैसे ही अपन क्या करें 75 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच, 50 रुपए का एक है। अब इसके ऊपर पेबल ऑन 15 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे? 15 रुपए। अलाउटमेंट पर कितने रुपए? 35 रुपए। रेडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। 7 साल के बाद में इनका क्या करना? रिडम्पशन करना है। ये लाइन हमारे लिए फालतू है, ठीक है। इसका रोल होगा आगे जाके समझाऊंगा क्या रोल होगा, फिलहाल आप इसको इग्नोर करो, ठीक है, यहां पर कोई रोल नहीं है। उसके बाद अच्छा ये टोटल 50 रुपीज हो गए, कॉल तो हमने मांगी नहीं। अब कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में आपको एंट्रीज करनी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। 75 लाख मल्टीप्लाई 15 करो, कितना आता है? 75 लाख मल्टीप्लाई 15, 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख रुपए, ठीक है, 11 करोड़ 25 लाख। सेकेंड एंट्री बताओ क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और परसेंटेज में नाम लिखा है तो हमें भी लिखना है, ये नहीं खाली परसेंटेज लिख के छोड़ दो। तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 11 करोड़ 25 लाख। जीरो देख लो एक बार, पूरी है ना, कई बार इसमें बड़े नंबर आते हैं ना तो दिक्कत होती है। चलिए थर्ड एंट्री, अब अलाउटमेंट का पैसा पहले मांगेंगे और फिर रिसीव होगा। तो मांगने पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 75 लाख डिबेंचर से एट द रेट मल्टीप्लाई 35 रुपीज, 26 करोड़ पक्का, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख रुपए, ठीक है। फोर्थ एंट्री, अब पैसा मिलेगा अपने को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 26 करोड़ 25 लाख रुपए अपने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट करो। एक जने। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेसिक। डस्टर कहां गया? एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका होमवर्क। अब देखो देखते हैं, स्कूलें खुल रही हैं अभी 1 तारीख से, देखते हैं किसका क्या इलाज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2,
वाई लिमिटेड इश्यूड 2006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो कह रहा है हमने कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 2000, ठीक है, और नाम है 6% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक डिबेंचर था जिसपे पैसे कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25, टोटल मिलाकर 100 रुपीज। बेसिक सी एंट्रीज करनी। हो गया? चलो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। याद रखना पहली एंट्री ऐसी होती है जिसमें बैंक पहले आता है, बाकी हर बार पहले हम ड्यू करते हैं फिर बैंक में पैसा आता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपकी कॉपी में शॉर्ट में दिख गया तो शॉर्ट मार दूंगा। 2000 डिबेंचर्स पर मल्टीप्लाई 25 रुपीज, कितने हो गए बताओ? 50,000, 50,000। ये पैसा अपने को मिल गया। फिर सेकंड एंट्री क्या होती है? इसको परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर कर दीजिए। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, थर्ड एंट्री। ड्यू करने पर क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे? 2000 डिबेंचर्स पर मल्टीप्लाई 50 रुपीज, ठीक है, कितने हो गए? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए हमने मांगे। फिर अपने को अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिला? टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने? पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज रिसीव हो जाएंगे अपने को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने पर डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा 6% डिबेंचर अकाउंट। 2000 डिबेंचर पर मल्टीप्लाई 25 रुपीज, कितने हो गए? 50,000। फिर कह रहा हूं शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखना, मार्कर फेर दूंगा मैं बेटा, मार्कर फेर दूंगा मैं, ध्यान रखना। ये क्या किया? फेर दूं? वापस करके लाना आप कल घर से, आपको फेयर आउट करना है। जिसकी कॉपी में मुझे मिला अगर ऐसे। अब आओ नेक्स्ट 6th एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा? टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए की? 50,000। ये हमारी बेसिक एंट्रीज है। अब इनमें से कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, लिखेगा कोई नहीं। हमें बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ चीजें हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था शेयर वाला, जो आएगी। इस चैप्टर में कुछ चीजें जो लिमिटेड कहां पर जाएगी वो चीजें मैं पहले आपको समझा दूं, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट कंप्लीट तो अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। एक तो हमें यहाँ पर देखो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होता है और फिर क्रेडिट हो जाता है। ये तो आपस में खत्म हो जाता है। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, खत्म। अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म। तो नेट क्या बचता है? तो बैंक बचता है, एक 6% डिबेंचर बचता है। बैंक जो है वो हमेशा जाता है करंट एसेट के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। शेयर वाले सेक्टर में पढ़ा, वापस बता रहा हूँ। 6% डिबेंचर जो है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म से पैसा लिया होता है। और लॉन्ग टर्म से कहाँ से? लोन के थ्रू पैसा लिया होता है। मैंने भी आपको बताया था कि डिबेंचर किस तरह ट्रीट करना आपने को? लोन की तरह। लोन का मतलब होता है बोरोइंग, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग शो की जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। सबसे पहली हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें जो है इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो आपके पास में परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। तो परसेंटेज डिबेंचर किसमें लिखोगे? मेन हेडिंग हो जाएगी नॉन करंट
लाइबिलिटी, उसके अंदर हो जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अगर कोई बोले कि बताओ डिवेंचर कहाँ आता है, तो क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में, उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर शो किया जाएगा परसेंटेज डिवेंचर। समझिए। दूसरा क्या है इंपोर्टेंट हमारे लिए, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कहाँ शो किया जाएगा, बैंक अकाउंट जाएगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में भी कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे बताओ, ये चीज तो आप लिख लेना, अगर मुझे इसी क्वेश्चन के अगर बैलेंस शीट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, पूछा नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी बनवा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपसे जरूर पूछेगा। तो बताओ बैलेंस शीट में हमारे पास में कितनी साइड होती है, सबसे पहले ए साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि शेयर तो हमने इशू नहीं किए, लेकिन शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं है, कई बार रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर आया। अगर आप डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करोगे तो यहाँ पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर होगा नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होगा नहीं क्योंकि सारी चीजें शेयर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वापस फर्स्ट पॉइंट सुनना, शेयर होल्डर फंड से सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज आ सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग में अगर अपन जाए नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें आएगा हमारे पास में क्या, डिबेंचर। तो यहाँ लिख सकता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी का। देखो जो चीज नहीं है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि लिख के शो करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे और नॉन करंट लायबिलिटीज में आकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब उधार लेना, और ये उधार जो है हमने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है, 5 साल 10 साल के लिए, है ना। इसके अंदर लिखेंगे 6% डिवेंचर। ठीक है, और कैसे लिखना है, 2006% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और अमाउंट जो है सीधा चला जाएगा 2 लाख रुपए बाद। ठीक है, इस डिवेंचर की इसकी तीनों की टोटल हो तो 50,000, 1 लाख और 50,000, इससे में 2 लाख होती दबा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट आ जाए डी पार्ट में, जो क्या है हमारे पास एसेट। एसेट में क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ चीजें इनको याद रखो, धीरे धीरे बैलेंस शीट बनाना सीख जाओगे आप। ठीक है, एक एक करोड़ की याद करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसके अंदर आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, अब देखो बैंक की टोटल करो तो 50,000 डेबिट हुआ, यानी पैसा आया, 1 लाख और डेबिट हुआ, 150, फिर 50,000 आया, इतने हो गए टोटल। ये हो गई बैलेंस शीट की। छापो फटाफट।